अब हम लोग नेक्स्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमारे पास कंपाउंड्स दिए हुए हैं A to F, ये सारे कंपाउंड्स हमें गिवन है। इसके रेजोनेट स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, वो ड्रॉ करना है। एंड शो दी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट यूजिंग कर्व्ड एरो, और इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट भी दिखाना है। तो मैंने सबका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट बना के रखा है और इसे हम लोग इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट करके दिखाएंगे कैसे बनाएंगे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट जो है हमारा फिनॉल है, ये जो है हमारा कंपाउंड फिनॉल है। तो फिनॉल में जो ये OH ग्रुप है ये +M ग्रुप है। क्यों +M ग्रुप है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है कंजुगेटेड सिस्टम को रिलीज करेगा, देगा। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, यहाँ पे जो कार्बन है इसके 5 बॉन्ड्स बन जाएंगे, तो ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट कर जाएगा। ये आगे शिफ्ट करेगा तो क्या हो गया, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। अब नेक्स्ट जब ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो क्या होगा, अब और एक चीज़ और, जब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया तो ये दोनों बॉन्ड में कोई चेंज नहीं होगा। अभी इस कार्बन पे जो है हमारे पास, इस कार्बन पे 5 बॉन्ड बन गए, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया। अब जैसे ही ये इधर शिफ्ट किया, यहाँ पे क्या बन जाएंगे, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ जाएगा अब नेगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड में कोई चेंज नहीं है और इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है और इसके साथ डबल बॉन्ड। ठीक है, अब देख लो जो जो बॉन्ड फिर चेंज नहीं हुआ उसको पहले लिख लेते हैं इस डबल बॉन्ड पे, और इस पे पॉजिटिव चार्ज कोई चेंज नहीं होगा, ये डबल बॉन्ड है। अब नेक्स्ट जो शिफ्ट होगा, इस पाई बॉन्ड का शिफ्ट होगा इधर, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन गया, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर शिफ्ट होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, तो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा। ये जैसे ही शिफ्ट करेगा, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज ख़त्म और ये डबल बॉन्ड भी ख़त्म, पाई बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर बन जाएगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा फिनॉल का, इसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे। नेक्स्ट बी पार्ट है, बी पार्ट में जो है नाइट्रोबेंजीन है। तो नाइट्रो जो है -M ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है क्योंकि ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेगा। ये जैसे ही इधर शिफ्ट करेगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इस ऑक्सीजन पे आ गया चार्ज नेगेटिव, डबल बॉन्ड ख़त्म, डबल बॉन्ड आ जाएगा अब यहाँ पे, और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों पाई बॉन्ड में कोई चेंज नहीं होगा। फिर जैसे ही ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। इस डबल बॉन्ड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। जैसे ही ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा, इस डबल बॉन्ड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इस डबल बॉन्ड में कोई चेंज नहीं, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड हमारा यहाँ बन जाएगा। अब जैसे ही नेक्स्ट ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है इसे लेके फिर से नाइट्रोबेंजीन बना लेगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया, तो इस तरह से नाइट्रोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब जो थर्ड है हमारे पास एल्डिहाइड है, इनल है, अल्कीन के साथ एल्डिहाइड, डबल सिंगल डबल कंजुगेशन है, तो इसमें भी रेजोनेंस होगा। अब देखो जैसे ही कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, तो ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट कर गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, तो ये जो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट किया है, यहाँ से इस पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस कार्बन पे अब चार्ज आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर लिया है बेंजल्डिहाइड का है। बेंजल्डिहाइड में भी जो हमारा एल्डिहाइड है ये -M ग्रुप है, यहाँ पे भी जो एल्डिहाइड था ये -M ग्रुप था क्योंकि कंजुगेटेड सिस्टम से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। यहाँ पे भी नाइट्रो जो था -M ग्रुप था। अब क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो अब ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ गया हमारे पास, नेगेटिव, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, अब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इस दोनों डबल बॉन्ड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो जैसे ही ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा
डबल बॉन्ड ये बन जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब जैसे ही ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड ये बनेगा, इस डबल बॉन्ड में कोई चेंज नहीं, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। अब जैसे ही ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करके फिर से बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये सारे इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। नेक्स्ट ये भी देखो, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, ये भी जो कार्बोकेटाइन है ये -M ग्रुप होगा, क्योंकि ये कंजुगेटेड सिस्टम बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो जैसे ही ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, डबल बॉन्ड बनेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म कार्बन का, और ये दोनों बॉन्ड सेम रहेगा। अब जैसे ही ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, पॉजिटिव चार्ज ये ख़त्म हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब ये जैसे ही शिफ्ट करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, इसमें कोई चेंज नहीं। अब जैसे ही ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, इस कार्बन पे फिर से पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, इस दोनों बॉन्ड सेम रहेगा। अब एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं, जो -M ग्रुप है सब में देखो ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन, ये वाला पोजीशन ऑर्थो है, ये पैरा है, ये ऑर्थो है, फिर माइनस चार्ज आता है। और जो +M ग्रुप था जैसे फिनॉल में देखा था, इसमें देखो ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज आता है। तो इसीलिए +M ग्रुप को इलेक्ट्रोफाइल के लिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं, और -M ग्रुप को इलेक्ट्रोफाइल के लिए मेटा डायरेक्टिंग बोलते हैं, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ जाएगा नहीं, मेटा पे कोई चार्ज नहीं है तो वहाँ पे जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। तो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज होता है, ये न्यूट्रल भी हो सकता है, चार्ज भी हो सकता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, उसे इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। जैसे कि BF3 है, BCl2 है, उसके बाद जाके Cl+ है। इलेक्ट्रोफाइल पे जनरली पॉजिटिव चार्ज होता है, या सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, और कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, जनरली इस पर निगेटिव चार्ज होता है, इसके पास डोनेटेबल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो और इसका एग्जांपल भी हमने बता दिया, न्यूक्लियोफाइल जैसे H2O हो गया न्यूट्रल में, NH3 हो गया, Cl- हो गया, OH- हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, आइडेंटिफाई द रिएजेंट शोन इन बोल्ड इन द फॉलोइंग क्वेश्चन एज न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। जो बोल्ड है, जैसे यहाँ पे OH- है हमारे पास, ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल। तो अभी हमने बताया निगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल होगा, तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया। Cn- निगेटिव है तो ये भी हमारा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। CH3CO+ पॉजिटिव आ गया तो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई फॉलोइंग रिएक्शन इन वन ऑफ द रिएक्शन टाइप स्टडीड इन दिस यूनिट। जो हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा है उसमें कौन सा रिएक्शन है ये। इसमें देखो HS- Br को रिप्लेस कर रहा है, तो HS- न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल जो है Br को रिप्लेस कर रहा है, सब्सटीट्यूट कर रहा है, तो ये सब्सटीट्यूशन हो गया। और HS- न्यूक्लियोफाइल है, इसीलिए इसे बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, इसे हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में जो ये डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक करके HCl ऐड हो रहा है। देखो कार्बन के साथ Cl आ गया और इसके साथ यहाँ पे 3 आएगा। अच्छा, होल 3 कर दिया, कोई ज़रूरत इसमें नहीं है, क्योंकि पहले 2 यहाँ पे था, एक और आ गया तो ये 3 हो गया, तो इसमें कोई हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें HCl ऐड हो रहा है, इसीलिए इसे हम लोग एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो जो OH- है, ये यहाँ से Br और यहाँ से H को निकाल के डबल बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ से वाटर निकलेगा, ये H2O है। OH- जो है H+ को निकाल के H2O बना रहा है, और ये Br- भी एक पूरा रिएक्शन लिखोगे तो आएगा। तो ये Br और H को निकाल के डबल बॉन्ड बना रहा है, मतलब एलिमिनेट कर रहा है H और Br को, इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट देखो जो ये है HBr है, D पार्ट में, यहाँ पे 3+ वाटर भी आएगा,
तो इसमें हम लोग देख रहे हैं जो Br है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन होने के बाद रीअरेंजमेंट हो रहा है। पहले क्या करेगा, H प्लस OH माइनस को निकालेगा, वाटर कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होने के बाद Br कार्बोकैटायन पे जाएगा। तो इसमें जो है जो कार्बोकैटायन बनेगा उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ने के लिए। तो इसमें रीअरेंजमेंट और सब्स्टिट्यूशन दोनों हो रहा है। रीअरेंजमेंट किसका हो रहा है, कार्बोकैटायन का, एंड उसके बाद Br माइनस का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। हमें 3 स्ट्रक्चर का पेयर दिया गया है, आर दे स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये स्ट्रक्चरल या ज्योमेट्रिकल आइसोमर है या रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर। तो जो फर्स्ट देख रहे हो इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो सेम है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है, 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है, एक डबल बॉन्ड O है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सिर्फ जो डबल बॉन्ड है इसका पोजीशन चेंज हुआ है। यहाँ पे थर्ड पोजीशन है 1 2 3, यहाँ पे 1 2 पोजीशन पे आ रहा है। तो डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है, इसीलिए पोजिशनल आइसोमर है। तो हमें स्ट्रक्चरल में पूछा है, तो पोजिशनल आइसोमर जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है, इसीलिए इसे हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें डबल बॉन्ड सेम है, सारा कुछ सेम है, फॉर्मूला भी सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, बस जो ये H और D है इसका शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे H जो है डायगोनल था, एक्रॉस था, D एक्रॉस था, यहाँ पे D एक साथ आ गया, H एक साथ आ गया, तो ये ट्रांस हो गया और ये सिस हो गया। तो सिस ट्रांस आइसोमर है, जिसे हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलेंगे। ये जो है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गया। अब ये देखो इसमें जो है फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन इसमें जो है बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है। ये वाला बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट होके आ गया, जिससे ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। मतलब ये दोनों जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर। यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, इसीलिए इसे हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है, फॉर द फॉलोइंग बॉन्ड क्लीवेज यूज कर्व्ड एरो टू शो द इलेक्ट्रॉन फ्लो and classify as the homolysis or heterolysis, identify reactive intermediate produced as free radical, carbocation and carbanion। तो देखो यहाँ पे दोनों साइड जो बॉन्ड के ग्रुप है सेम है, CH3O CH3O है, तो सेम ग्रुप है। तो जो ये बॉन्ड है इसका शिफ्टिंग हम लोग होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन से कर सकते हैं। जो ये डबल सिंगल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ले जाएगा, तो इसको सिंगल एरो दिखाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ले जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल। और ये जो है होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन हुआ, इसीलिए इसे हम लोग होमोलाइसिस बोलेंगे। और इसमें जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है वो होगा हमारा फ्री रेडिकल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो ये OH माइनस एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा। एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा, जो ये अल्फा पोजीशन पे है। यहाँ पे जो कार्बन है इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम है, 1 2 3, तो ये OH माइनस जो है इस H प्लस को निकालेगा, तो जो ये इसका इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास आ जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, ये माइनस चार्ज आ जाएगा, और बाकी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे OH माइनस H प्लस को निकाल के क्या बनाया, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बनाया, और OH माइनस जो है इसका पूरा इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट कराया। तो इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए इसे हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन बोलेंगे। और हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन को क्या बोलेंगे हम लोग, हेटेरोलाइसिस, इसे बोलेंगे हम लोग हेट्रोलाइसिस। और इसमें जो इंटरमीडिएट बन रहा है और इसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए इसे हम लोग बोलेंगे कार्ब एनायन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो जो ब्रोमीन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल रहा है Br माइनस बन के, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, Br माइनस बाहर निकल रहा है। तो इसमें भी पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ले लिया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, इसे भी हेट्रोलाइसिस बोलेंगे। और इसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसीलिए इसे बोलेंगे कार्बोकैटायन। ठीक है, अब जो ये बन रहा है इसमें देखो ये इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो रहा है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेके अलग हुआ, तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे हम लोग, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। ये भी हेट्रोलाइसिस ही हुआ।
और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला गया एक्सप्लेन द टर्म इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट जो है परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है, जिसमें सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का जो है शिफ्टिंग होता है, कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होता है। सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के तरफ। ठीक है, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये इफेक्ट जो है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ये भी दो टाइप का होता है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, और डिटेल में हमने थ्योरी में पढ़ाई है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है टेम्पररी इफेक्ट है। इसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट या इन द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन सब्सटेंस। तो जब तक वो अटैकिंग रिएजेंट वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा तब तक ये इफेक्ट होगा। जैसे ही हो जाएगा ये इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए इसे हम लोग टेम्पररी इफेक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे एसिडिक नेचर देखो, यहाँ पे 3 क्लोरीन लगा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। 3 वाले का ज़्यादा है, 2 वाले का उससे कम, 1 वाले का सबसे कम। तो जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, इसलिए क्या कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट। और माइनस आई इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट से एसिडिक नेचर बढ़ता है, प्लस आई और प्लस एम इफेक्ट से एसिडिक नेचर डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट के कारण जो एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो CH3 CH2 COH, यहाँ पे 2 मिथाइल है, यहाँ पे 3 मिथाइल है। जितना मिथाइल बढ़ रहा है उतना एसिडिक नेचर डिक्रीज कर रहा है। तो मिथाइल जो है अल्काइल है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और प्लस आई और प्लस एम इफेक्ट से एसिडिक नेचर डिक्रीज करता है, इसलिए इसका एसिडिक नेचर डिक्रीज करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब जो 18 से 31 क्वेश्चन है ये सारा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। गिव द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक टेकिंग एन एग्जाम्पल इन ईच केस। क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, इसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो क्रिस्टलाइजेशन का पूरा थ्योरी हमें पढ़ना है, ठीक है ना, थ्योरी इसमें एक्सप्लेन करना है। जैसे एग्जाम्पल भी पूछा गया तो एग्जाम्पल में आप डाल सकते हो, एस्प्रिन को हम लोग क्रूड एस्प्रिन से अलग कर सकते हैं। डिस्टिलेशन में भी हमें पूरा इसे पढ़ना है। जैसे डिस्टिलेशन में हम लोग क्लोरोफॉर्म और एनिलीन, एक जेई में क्वेश्चन भी आया था, क्लोरो और एनिलीन को हम लोग डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी भी पूरा पहले आपको थ्योरी डिस्कस करना है, उसके बाद इसको जनरली हम लोग कलर के अकॉर्डिंग अलग कर सकते हैं। जैसे कि रेड एंड ब्लू इंक है, इसको सेपरेट करने के लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो 19 क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेथड विच कैन बी यूज टू सेपरेट 2 कंपाउंड्स विथ डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन ए डिफरेंट सॉल्वेंट्स। अगर सॉल्वेंट डिफरेंट है तो उसके लिए हम लोग कौन सा मेथड का यूज करेंगे वो पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो मेथड का नेम होगा उसको फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट जो है डिफरेंस पूछा गया है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर और स्टीम डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन तो सिंपल डिस्टिलेशन हो गया, जिसमें अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है तो यूज करते हैं। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर का यूज हम लोग तब करते हैं जब बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, और स्टीम डिस्टिलेशन का यूज उसके लिए करते हैं जो स्टीम वोलाटाइल हो और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन केमिस्ट्री ऑफ लेसाइन टेस्ट। लेसाइन टेस्ट जो है ये क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में जो हम लोग डिटेक्शन करते हैं एलिमेंट्स का, उसके लिए पहले लेसाइन एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। लेसाइन एक्सट्रैक्ट कैसे बनाते हैं, जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कोवैलेंट कंपाउंड होता है, इसको पहले आयनिक में कन्वर्ट करते हैं। आयनिक में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम लोग सोडियम मेटल के साथ हीट करते हैं। तो जो कार्बन और नाइट्रोजन है वो सोडियम साइनाइड बना लेता है, सल्फ़र सोडियम सल्फाइड बना लेता है, हेलोजन जो है सोडियम हेलाइड बना लेता है। इसी मिक्सचर को हम लोग लेसाइन एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन का अलग डिटेक्शन है, सल्फ़र का अलग डिटेक्शन है, 1 बाय 1 करके डिटेक्शन करते हैं। 22 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय ड्यूमाज मेथड और जेल्डाल मेथड। तो ड्यूमाज मेथड और जेल्डाल मेथड जो है नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ड्यूमाज मेथड में भी हम लोग नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं, जेल्डाल मेथड में भी नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं। ड्यूमाज मेथड में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसमें कार्बन CO2 में, हाइड्रोजन H2O में और नाइट्रोजन N2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। फिर हम लोग
वहाँ से नाइट्रोजन का वॉल्यूम मेजर करके उसका एस्टिमेशन करते हैं। और जेल्डाल्स मेथड में हम लोग टाइट्रेशन करके करते हैं। जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको पहले कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके अमोनियम सल्फेट बनाते हैं, फिर अमोनियम सल्फेट में बेस डालते हैं जिससे अमोनिया बनता है, फिर अमोनिया का टाइट्रेट करते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ एसिड से। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन सल्फर फॉस्फोरस प्रेजेंट इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हेलोजन सल्फर और फॉस्फोरस का, हेलोजन का एस्टिमेशन जनरली हम लोग सीरियस मेथड से करते हैं। ठीक है। उस सीरियस मेथड में जैसे कि हम लोग न्यूमेरिकल में भी डिस्कस किए थे, AgX से हम लोग X कैसे निकालते हैं। सल्फ़र का भी कर सकते हैं और फॉस्फोरस का भी सेम मेथड से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में एक हम लोग पेपर स्पेशल टाइप का पेपर लेते हैं जिसमें एडजॉर्बेंट लगा होता है जो सब्सटेंस को डिफरेंट प्लेस पे एडजॉर्ब करके सेपरेट करता है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, वाई नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू सोडियम एक्सट्रैक्ट बिफोर एडिंग सिल्वर नाइट्रेट इन टेस्टिंग ऑफ हेलोजन। तो जब हम लोग हेलोजन की टेस्टिंग करते हैं तो नाइट्रिक एसिड हम लोग इसीलिए डालते हैं क्योंकि अगर हेलोजन के साथ साइनाइड और सल्फाइड होगा तो NaCN और Na2S बनाएगा। जो NaCN है वो HNO3 के साथ रिएक्शन करके HCN बना ले और Na2S H2S बना ले और वहाँ से एस्केप कर जाए, जिससे हमें फिर कोई और जैसे Ag है, Ag के साथ AgCN नहीं बन जाए, इसीलिए हम लोग उसको ऐड करते हैं। तो होगा क्या, जो हमारा रिएक्शन में बता देता हूँ, NaCN है उसमें अगर AgNO3 पहले डाल देते तो वो AgCN बना लेता। तो उससे बचने के लिए हम लोग HNO3 डाल देते हैं। HNO3 डालने से क्या होता है, ये NaCN HCN बना लेता है और NaNO3, तो HCN जो है वहाँ से एस्केप इजीली कर जाएगा। और अगर कोई सल्फाइड होगा, Na2S होगा, तो वो HNO3 के साथ रिएक्शन करके H2S बना लेगा, H2S बना लेगा और 2HNO3 बन के वहाँ से एस्केप कर जाएगा, जिससे हमारा AgNO3 से AgX इजीली बनेगा, Ag2S और AgCN का फॉर्मेशन नहीं होगा। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रीजन फॉर फ्यूजन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ मेटेलिक सोडियम फॉर टेस्टिंग ऑफ नाइट्रोजन सल्फर एंड हेलोजन। तो इसका यही रीज़न है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कोवैलेंट कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन जो भी है कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो वो इजीली टेस्ट नहीं दे पाएगा। तो उसको सोडियम के साथ हम लोग हीट करके आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कार्बन और नाइट्रोजन है, तो सोडियम के साथ कार्बन और नाइट्रोजन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में है वो NaCN बना लेगा। NaCN जो है आयनिक कंपाउंड है, तो ये इजीली नाइट्रोजन का टेस्ट दे पाएगा। अगर उसमें कोई सल्फ़र है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, तो वो NaSCN बना लेगा, ये भी आयनिक कंपाउंड हो गया। अगर उसमें कोई सिर्फ सल्फ़र है, कार्बन और नाइट्रोजन नहीं है, तो ये Na2S बना लेगा, ये भी सल्फ़र का टेस्ट देगा। जो हेलोजन है वो NaX बना लेगा और ये भी हेलोजन का टेस्ट इजीली दे पाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, नेम द सुटेबल टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड कैम्फर। तो जो कैम्फर है बच्चे, कैम्फर जो है, जो दिया हुआ है हमें कैम्फर और कैल्शियम सल्फेट। कैम्फर जो है सब्लिमेबल सब्सटेंस है, इजीली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। कैल्शियम सल्फेट जो है नॉन सब्लिमेबल है, लोअर नॉर्मल टेम्परेचर पे ये सब्लिमेट नहीं होता है। तो इसमें हम लोग जो है सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज करेंगे, जिससे कैम्फर गैस बन के अलग होगा, उसे सेपरेट कर लेंगे और कैल्शियम सल्फेट बचा हुआ रह जाएगा। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई एन ऑर्गेनिक लिक्विड वेपोराइज एट ए टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इन इट्स स्टीम डिस्टिलेशन। तो स्टीम डिस्टिलेशन में होता क्या है, जो हमारा स्टीम है उसका भी अपना कुछ वेपर प्रेशर होगा। उस वेपर प्रेशर के कारण क्या होता है, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है सब्सटेंस का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि उतना प्रेशर पहले से उसमें एग्जिस्ट करता है ड्यू टू स्टीम। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है बच्चे, वो टेम्परेचर होता है जिस पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो सॉल्यूशन में पहले से कुछ प्रेशर हमने स्टीम डाल के ऐड कर दिया, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा, उतना कम टेम्परेचर पे हीट करेगा और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है, will CCl4 give white precipitate of AgCl on heating it with silver nitrate? Give reason for your answer। तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि जो CCl4 है इसमें कार्बन और क्लोरीन के बीच में जितने भी बॉन्ड हैं वो
कोवैलेंट बॉन्ड है CCl4 में, और कोवैलेंट बॉन्ड जो है इजीली ब्रेक नहीं करेगा, तो AgCl का प्रेसिपिटेट ये नहीं देगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ CCl4। इसीलिए लेसाइन टेस्ट में हमने पढ़ा है, पहले इसको सोडियम के साथ हीट करके लेसाइन एक्सट्रैक्ट या सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, जो आयनिक होता है, और आयनिक रहता है तो AgCl के साथ इजीली रिएक्शन दे पाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, वाई इज सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बच्चे जो कार्बन का हम लोग एस्टिमेशन करते हैं, उसके लिए हम लोग पहले CO2 का मास निकालते हैं। तो CO2 का मास निकालने के बाद हम लोग 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन होता है, तो जितना CO2 निकला उसमें कितना होगा वो निकाल पाते हैं। और CO2 एसिडिक है, KOH बेसिक है, तो KOH CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो पहले जो KOH का मास है उससे ज़्यादा मास होगा, और जितना मास ज़्यादा होगा वो जो है हमारा मास CO2 का होगा, इसलिए हम लोग KOH का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है 31 है, वाई इज इट नेसेसरी टू यूज एसिटिक एसिड एंड नॉट सल्फ्यूरिक एसिड फॉर द एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट फॉर टेस्टिंग ऑफ सल्फर बाय लेड एसिटेट टेस्ट। बच्चे जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है वो लेड को जो है PbSO4 लेड सल्फेट बना के प्रेसिपिटेट कर देगा, लेकिन एसिटिक एसिड हम लोग इसमें डालते हैं कंप्लीट प्रेसिपिटेशन के लिए ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है ना। देखो अब जो नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें दिया है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 69% कार्बन, 4 कार्बन दिया है 69%, हाइड्रोजन दिया है 4.8%, रिमाइंडर ऑक्सीजन। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकल जाएगा 100 में से दोनों को माइनस कर दो, 69 + 4.8, तो ये हमारे पास आ जाएगा हमारे पास 26.2%। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बोला है तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो बोल रहा है द रिमाइंडर ऑक्सीजन है, कैलकुलेट द मासेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस्ड व्हेन 0.2 ग्राम सब्सटेंस। मास दिया है सब्सटेंस का 0.2 ग्राम, कंप्लीट का कंबसन कंप्लीट हो गया, मतलब सारे कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो गया। तो पहले मास ऑफ कार्बन हम लोग निकाल लेंगे। मास ऑफ कार्बन कितना होगा, 0.2 ग्राम का 69%, तो 0.2 इंटू 69/100% दिया है, तो मास ऐसे ही निकालेंगे, ये आ जाएगा 0.138 ग्राम, इतना कार्बन हो गया। अब CO2 देखो, एक कार्बन से एक CO2 बनेगा, मतलब अगर 1 ग्राम कार्बन कार्बन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास 12 से 44 ग्राम बनेगा, 12 ग्राम से, तो 1 ग्राम से कितना बनेगा 44/12 ग्राम, तो हमारे पास है 0.138 ग्राम, तो 0.138 ग्राम से कितना बनेगा 44/12 इंटू 0.138 ग्राम। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है, सॉल्व हो गया हमारे पास 0.506 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब हाइड्रोजन हमारे पास 4.8% है, तो पहले मास ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, 0.2 ग्राम था टोटल, इंटू कितना परसेंट है 4.8%, 4.8/100 ग्राम। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है हमारे पास 0.0096 ग्राम हाइड्रोजन। अब सेम हाइड्रोजन से भी निकालते हैं वाटर, एक हाइड्रोजन से एक वाटर वाटर में 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन से एक वाटर, मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन से 18 ग्राम वाटर बनेगा, 2 ग्राम से 18 ग्राम, तो 1 ग्राम से कितना बनेगा 18/2 ग्राम। ठीक है, तो हमारे पास है 0.0096 ग्राम, तो इससे कितना बनेगा 18/2 इंटू 0.0096 ग्राम, तो ये 2 से 9 टाइम्स कट जाएगा, 9 इंटू 0.0096, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है 0.0864 ग्राम। ठीक है, 32 हो गया। नेक्स्ट 33 है हमारे पास, ए सैंपल ऑफ 0.5 ग्राम तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दिया है 0.5 ग्राम, was treated according to Geldahl's method। जेल्डाल मेथड है। अमोनिया इवॉल्व was absorbed by 50 ml 0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। रेजिडुअल एसिड required 60 ml 0.5 मोलर NaOH for neutralization। फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन कंपाउंड। इस टाइप का क्वेश्चन हमने जेई में भी किया हुआ है, तो दोबारा कर देता हूँ। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था, डाटा अलग था। तो बच्चे
हमें टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, इसका यूज हम लोग परसेंटेज निकालने में करते हैं। अब बोल रहा है जितना अमोनिया निकला उसको सल्फ्यूरिक एसिड एब्जॉर्ब कर लिया और सल्फ्यूरिक एसिड बच भी गया, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेस में था, तो सल्फ्यूरिक एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो इक्वल होगा अमोनिया के प्लस जो बचा हुआ को ट्रीट कर रहा है NaOH। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा इक्वल होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। तो हम लोग यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड माइनस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट होगा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो नॉर्मेलिटी सल्फ्यूरिक एसिड का मोलरिटी 0.5 है, तो नॉर्मेलिटी होगा n फैक्टर 2 होता है, 0.5 इंटू 2 50 ml है, तो लीटर में चेंज कर लेंगे। तो 0.5 इंटू 2 इंटू 50/1000 माइनस NaOH n फैक्टर 1 ही होता है, तो 0.5 मोलर है, तो 0.5 इंटू 1 60 ml है, तो 0.5 इंटू 1 इंटू 60/1000 हो जाएगा। तो ये हो गया 1 इंटू 50 50/1000, एक जीरो कैंसिल कर देते हैं, माइनस ये हो गया 0.5 इंटू 60 30/1000, एक जीरो कैंसिल कर देते हैं, 100 LCM होगा, 5 माइनस 3 2/100 ग्राम इक्विवेलेंट निकल गया अमोनिया का। तो ग्राम इक्विवेलेंट होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। तो गिवन मास कितना हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट इंटू इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट है 2/100 इंटू इक्विवेलेंट मास होता है इसका 17, ये आ गया हमारे पास मास। ठीक है, अब मास आ गया, एक अमोनिया में एक नाइट्रोजन होता है, तो 17 ग्राम अमोनिया में 14 ग्राम नाइट्रोजन होगा, तो 1 ग्राम अमोनिया में 14/17 ग्राम नाइट्रोजन होगा। तो हमारे पास है 2/100 इंटू 17 ग्राम अमोनिया में 14/17 इंटू 2/100 इंटू 17 ग्राम नाइट्रोजन होगा, तो 17 कैंसिल, 14 इंटू 2 हो गया हमारे पास 28/100 0.28 ग्राम, तो 0.28 ग्राम हमारे पास नाइट्रोजन निकल गया। तो अब हम लोग परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे, नाइट्रोजन का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना था हमारे पास 0.5 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो 0.5 इंटू 100%, तो ये हो गया 0.56 इंटू 156%। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। ऐसा क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर में भी देखा है, बस डाटा अलग था। अब नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है, 0.3780 ग्राम ऑर्गेनिक क्लोरो कंपाउंड है, गेव 0.5740 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन सीरियस एस्टिमेशन। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने किया है प्रीवियस ईयर में। तो 0.574 ग्राम सिल्वर क्लोराइड है, तो सिल्वर क्लोराइड से हम लोग क्लोरीन निकालेंगे कितना होगा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है, AgCl में एक क्लोरीन होता है, और AgCl Ag का मोलर मास होता है 108 और क्लोरीन का होता है 35.5। तो AgCl का हो गया 108 प्लस 35 108 35 हो गया 143.5 ग्राम अगर AgCl होगा, तो 35.5 ग्राम क्लोरीन होगा। ठीक है ना, 108 प्लस 35 60 43। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितना होगा 35.5/143.5 ग्राम होगा क्लोरीन। तो हमारे पास जो AgCl था वो था 0.5740, तो 0.5740 में कितना होगा 5740 ग्राम में हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर दो, 35.5/143.5 मल्टीप्लाई कर दिया 0.5740 ग्राम। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से परसेंटेज ऑफ क्लोरीन निकाल सकते हैं। क्लोरीन का मास है 35.5 डिवाइडेड बाय 143.5 इंटू 0.5740 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है हमें, टोटल मास कंपाउंड का है 0.3780, तो 0.3780 मल्टीप्लाई कर दो 100 से, इतना परसेंट हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो आ रहा है ये 37.566%, तो राउंड फिगर में इसे लिख लेते हैं 37.57%। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 हमारा,
क्वेश्चन में है इन द एस्टिमेशन ऑफ सल्फर बाय सेरियस मेथड, सल्फर का एस्टिमेशन करना है। 0.468 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसका भी यूज हमें परसेंटेज निकालने में ही आएगा। अफोर्ड 0.668 ग्राम बेरियम सल्फेट, ठीक है। फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ सल्फर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो सेम तरीके से निकालेंगे। बेरियम सल्फेट में एक सल्फर होता है हमारे पास, जो हमारा बेरियम सल्फेट है, एक बेरियम सल्फेट में एक सल्फर होगा, और बेरियम सल्फेट का जो मोलर मास है ये 233 ग्राम होता है। तो 233 ग्राम बेरियम सल्फेट में सल्फर का होता है 32 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना आएगा 32/233 ग्राम, ठीक है। तो हमारे पास बेरियम सल्फेट का जो मास दिया है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है 0.668 दिया है। तो अब यहाँ से इसका हम लोग मास निकाल सकते हैं। तो मास कितना आ जाएगा 0.668 ग्राम बेरियम सल्फेट से सल्फ़र का 32/233 इंटू 0.668 ग्राम सल्फ़र आ गया। अब परसेंटेज ऑफ सल्फ़र निकालना है, तो सल्फ़र का जो मास दिया है इंटू 0.668 डिवाइडेड बाय टोटल मास कर दो। टोटल मास कितना है सल्फ़र का हमारे पास 0.468, तो इसको 0.468 से डिवाइड कर दो इंटू 100%। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो आएगा हमारे पास 19.59%। तो इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 36 दिया है, इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है द पेयर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ C2C3। C2C3 का हमें पूछा गया है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग जो है हम लोग लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड का लिस्ट पोजीशन है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड का लिस्ट पोजीशन है। तो 1 2 3 4 5 6 हमें C2C3 का पूछा है। तो यहाँ पे देखो एक डबल बॉन्ड है और बाकी सिंगल है। एक डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बताया था हमने sp2, C2 का sp2 होगा। यहाँ पे C3 में देखो सारे बॉन्ड सिंगल है, तो सारे बॉन्ड सिंगल हो कार्बन का तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो sp2 sp3 हमारा C ऑप्शन करेक्ट होगा। 37 है हमारे पास, इन द लेसाइन टेक्स्ट नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड द पर्सियन ब्लू कलर इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। पर्सियन ब्लू कलर क्यों आता है? तो नाइट्रोजन के एस्टिमेशन में अगर आप देखेंगे तो उसमें जो पर्सियन ब्लू कलर आता है वो आता है ड्यू टू Fe4 FeCN6 जो कि बी ऑप्शन में है, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटाइन इज मोस्ट स्टेबल। कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ाता है, मतलब +I और +M ग्रुप बढ़ाता है। तो इसमें देखते हैं +I और +M ग्रुप सबसे ज़्यादा किस में है। ये देखो प्राइमरी कार्बोकैटाइन है क्योंकि इसके साथ एक ही कार्बन लगा है। ये टर्सरी है, ये भी प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। तो टर्सरी कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें 3 अल्काइल लगा है, इसमें एक अल्काइल लगा है, इसमें भी एक लगा है, इसमें दोनों साइड 2 लगा है, इसमें होल 3 है, 3 अल्काइल लगा है। तो टर्सरी कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है ड्यू टू 3+I ग्रुप। 39 है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। 39 क्वेश्चन में है द बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्निक फॉर आइसोलेशन प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। तो सबसे लेटेस्ट टेक्निक जो है ये हमारा क्रोमेटोग्राफी है और अभी लेटेस्ट बना है, और इससे हमारा जो प्यूरिफिकेशन है ये भी सबसे अच्छा होता है, ठीक है। अब रिएक्शन दिया है CH3 CH2I KOH, CH3 CH2OH और KI बना रहा है। तो ये रिएक्शन कौन सा है ये पूछा गया है। तो देखो जो OH- है आयोडीन को रिप्लेस करके अल्कोहल और KI बना रहा है। तो दिस रिएक्शन इज सब्सटीट्यूशन, और सब्सटीट्यूशन में OH- रिप्लेस कर रहा है I- को, मतलब न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर रहा है, इसीलिए इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे, जो कि बी ऑप्शन है, इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा।